अध्याय 3। निरपेक्ष सीमा उत्तेजना का निम्नतम स्तर है। व्यक्ति सचेत रूप से उत्तेजना के 50% समय का पता लगा सकता है। उपस्थित केवल ध्यान देने योग्य अंतर, इंडस्ट्री या अंतर सीमा, दो उत्तेजनाओं के बीच सबसे छोटा अंतर जो 50% समय में पता लगाया जा सकता है। 100%। 501। संवेदी सीमाएं, जैसे आंखें या कान, या तो मस्तिष्क में उन स्थानों पर चले जाते हैं जहां वे मूल रूप से नहीं थे या उन्हें अलग तरीके से संसाधित किया जाता है। कुल मिलाकर, संवेदी क्षेत्रों के बीच संचार में वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप सिनेस्थेट दूसरों की तुलना में दुनिया को अलग तरह से अनुभव करते हैं। 3.2 अंतर और पूर्ण सीमा का वर्णन करें। एम्स्टर वेबर 1795-1878 ने दो विजनों के बीच सबसे छोटे अंतर का पता लगाने के लिए अध्ययन किया, जिसका पता लगाया जा सके। उनके शोध से वेबर के केवल ध्यान देने योग्य अंतर, इंडस्ट्री या अंतर सीमा, के नियम के रूप में जाना जाने वाला सूत्रीकरण सामने आया। JND दो उत्तेजनाओं के बीच सबसे छोटा अंतर है जिसे 50% समय में पता लगाया जा सकता है, और वेबर के नियम का सीधा सा मतलब है कि उत्तेजनाओं के बीच जो भी अंतर हो, वह हमेशा स्थिर रहता है। यदि अंतर नोटिस करने के लिए एक व्यक्ति को एक कप कॉफी में चीनी की मात्रा जोड़ने की आवश्यकता होगी जो पहले से ही 5 चम्मच के साथ मीठा किया गया है, तो 1 चम्मच है, तो ध्यान देने योग्य अंतर का पता लगाने के लिए आवश्यक परिवर्तन का प्रतिशत 5वां या 20% है। इसलिए यदि कॉफी में 10 चम्मच चीनी है, तो व्यक्ति को आधे समय के अंतर का स्वाद लेने के लिए 20% या चम्मच और मिलाना होगा। अधिकांश लोग आमतौर पर एक कप कॉफी में 10 चम्मच चीनी मिलाकर नहीं पीते, 12 चम्मच की तो बात ही छोड़ दें। लेकिन आप इसका एक दृश्य उदाहरण देखने के लिए वेबर के नियम के प्रयोग में भाग लें और प्रकाश के दो वृत्तों के बीच ध्यान देने योग्य अंतर का पता लगाने के लिए आवश्यक परिवर्तन की मात्रा का पता लगाएं। गुस्ताव फेचनर 1801-1887 ने वेबर के बारे में कुछ अध्ययन करके उनके काम का विस्तार किया। पूर्ण दहलीज कहा जाता है। फेचनर 1860। फेचनर ने ऐसे तरीके और सिद्धांत विकसित किए जो मनोभौतिकी नामक क्षेत्र की स्थापना की ओर ले गए। अस्थाना 2015। पूर्ण सीमा उत्तेजना का वह निम्नतम स्तर है जिसे कोई व्यक्ति उत्तेजना मौजूद होने के 50% समय तक सचेत रूप से पहचान सकता है। याद रखें, JND दो उत्तेजनाओं के बीच अंतर का पता लगा रहा है। उदाहरण के लिए, एक बहुत ही शांत कमरे और सामान्य सुनवाई को मानते हुए, कोई कितनी दूर बैठ सकता है, और आप अभी भी आधे परीक्षणों पर उनकी एनालॉग घड़ी की टिक सुन सकते हैं। विभिन्न इंद्रियों के लिए निरपेक्ष सीमा के कुछ उदाहरणों के लिए, तालिका 3.1 देखें। मैंने लोगों को फिल्मों और टेलीविजन की चीजों से प्रभावित होने के बारे में सुना है, ऐसी चीजें जो जागरूकता के स्तर से ठीक नीचे हैं। क्या ये सच है? वे उत्तेजनाएं जो सचेतन जागरूकता के स्तर से नीचे होती हैं, अचेतन उत्तेजना कहलाती हैं। लिमिन शब्द का अर्थ है दहलीज, इसलिए सबलिमिन का अर्थ है दहलीज के नीचे। ये उत्तेजनाएं संवेदी रिसेप्टर्स को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं, लेकिन इतनी मजबूत नहीं हैं कि लोग सचेत रूप से उनके बारे में जागरूक हो सकें। कई लोगों का मानना है कि ये उत्तेजनाएं अचेतन मन पर कार्य करती हैं, अचेतन आंतरिक धारणा नामक प्रक्रिया में व्यवहार को प्रभावित करती हैं। तालिका 3.1 निरपेक्ष सीमा के उदाहरण। सैन सिग्ने थ्रेशोल्ड एक अंधेरी रात में 30 मील की दूरी पर एक मोमबत्ती की प्रसिद्धि। सुनवाई पतला
कुंजी। 1 को 2 गाटन पानी में 1 औंन चीनी। एक मधुमक्खी का पंख 1 सेंटीमीटर ऊपर से खाड़ी में फैल रहा है। इत्र की OCEDMP 3 रून स्पेमेट में फैल गई। एक शांत कमरे में 20 फीट दूर एक वालिच की टेक। आदत और संवेदी अनुकूलन। 3.3 बताएं कि क्यों कुछ संवेदी जानकारी को नजरअंदाज कर दिया। प्रदर्शित किया गया कि लोगों का मानना था कि जेम्स विटारी नामक एक बाजार शोधकर्ता ने विज्ञापन में अचेतन धारणा की शक्ति का प्रदर्शन किया था। 1957 में विक्री जर्सी में 2 विज्ञापन संदेश दिखाए गए थे। जब वे पिकनिक देख रहे थे तो पॉपकॉर्न खाएं और कोका कोला पिएं। विक्री के अनुसार ये संदेश हर 5 सेकंड में एक बार 3 मिलीसेकंड के लिए फ्लैश किए जाते थे। विक्री ने दावा किया कि 6 सप्ताह की अवधि में यीस्ट ने अंततः कोका कोला की बिक्री 181% तक बढ़ा दी। ये 5 साल पहले की बात है जब विक्री ने अंततः स्वीकार किया कि उसने कभी कोई वास्तविक अध्ययन नहीं किया था। मैरी की का के बिना कुछ उत्तेजनाओं को संसाधित करते हैं, विशेष रूप से सहयोगी उत्तेजनाएं जो डरावनी या धमकी देने वाली होती हैं। ओहमान, 2008। इस प्रयास में शोधकर्ताओं ने प्रयोगशाला में अचेतन धारणा और संबंधित सीखने के अस्तित्व को सत्यापित करने के लिए घटना संबंधित क्षमता ERP और कार्यात्मक चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग MRI का उपयोग किया है। फजल रजाई और पीटर्स, 2005, सबातिनी एट अल. 2009। इन अध्ययनों में उपयोग की जाने वाली उत्तेजनाएं हमारी संवेदी प्रणालियों का पता लगाने योग्य हैं, लेकिन पूर्ण सचेतन धारणा के स्तर से नीचे हैं। प्रतिभागियों को इस बात की जानकारी या सचेतन नहीं है कि वे मास्किंग या ध्यान में हेरफेर के कारण उत्तेजनाओं के संपर्क में आए हैं। इसके अलावा, उत्तेजनाएं आमतौर पर प्रत्यक्ष स्वैच्छिक व्यवहार, जैसे कि किसी द्वारा सुझाई गई चीज खरीदने जाना, के बजाय स्वचालित प्रतिक्रियाओं, जैसे चेहरे के तनाव में वृद्धि, को प्रभावित करती हैं। विज्ञापन, हम किस उत्तेजना पर प्रतिक्रिया करते हैं इसका विश्लेषण करने का एक और उपयोगी तरीका सिग्नल डिटेक्शन सिद्धांत पर आधारित है। सिग्नल डिटेक्शन सिद्धांत का उपयोग अनिश्चित परिस्थितियों में हमारे उपकरणों या हमारे द्वारा बनाए गए उपकरणों की तुलना करने के लिए किया जाता है। किसी भी शारीरिक उत्तेजना का पता लगाने की क्षमता इस बात पर आधारित है कि वह कितनी मजबूत है और व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से कितना तैयार है। इसे मूल रूप से प्रयोगों के दौरान अनुसंधान प्रतिभागियों से जुड़े मुद्दों को संबोधित करने में मदद करने के लिए विकसित किया गया था और यह सटीकता को मापने का एक तरीका है। ग्रीन एंड स्वेट्स, 1966, मैकमिलन डी क्रेलमैन, 1991। उदाहरण के लिए, एक उत्तेजना या तो मौजूद हो सकती है या अनुपस्थित हो सकती है। बदले में, एक व्यक्ति या तो किसी उत्तेजना को तब पहचान सकता है जब वह मौजूद हो, एक हिट, या कह सकता है कि वह वहां नहीं है, एक मिस अलार्म, या स्पष्ट रूप से कहें कि यह वहां नहीं है, एक सही अस्वीकृति। मस्तिष्क के कुछ निचले केंद्र संवेदी उत्तेजना को फिल्टर करते हैं और उन उत्तेजनाओं को अनदेखा करते हैं या सचेत ध्यान देने से रोकते हैं जो बदलती नहीं हैं। मस्तिष्क मुख्य रूप से सूचना में परिवर्तन में रुचि रखता है। यही कारण है कि लोग वास्तव में एयर कंडीशनर का शोर नहीं सुनते हैं जब तक कि यह अचानक बंद न हो जाए,
या कुछ कक्षाओं में होने वाला शोर, जब तक कि यह बहुत शांत न हो जाए या कोई और उनका ध्यान इस ओर न ले जाए। हालांकि वे वास्तव में इस पर ध्यान दे रहे हैं, फिर भी वे इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसे आदत कहा जाता है, और यह वह तरीका है जिससे मस्तिष्क पर्यावरण से अपरिवर्तनीय जानकारी से निपटता है। कभी कभी जब मैं पहली बार घर आता हूँ तो मुझे रसोई में कूड़ेदान की गंध महसूस होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद गंध चली जाती है। क्या ये भी आदत है? यद्यपि आदतन से भिन्न, संवेदी अनुकूलन एक अन्य प्रक्रिया है। संवेदी रिसेप्टर्स से निरंतर, अपरिवर्तनीय जानकारी को प्रभावी ढंग से नजरअंदाज कर दिया जाता है। प्रदर्शित आदत में, संवेदी रिसेप्टर्स अभी भी उत्तेजना का जवाब दे रहे हैं, लेकिन मस्तिष्क के निचले केंद्र उन रिसेप्टर्स से कॉर्टेक्स तक सिग्नल नहीं भेज रहे हैं। संवेदी अनुकूलन की प्रक्रिया भिन्न होती है क्योंकि रिसेप्टर कोशिकाएं स्वयं शामिल अपरिवर्तित उत्तेजना कचरा गंध के प्रति कम प्रतिक्रियाशील हो जाती हैं, और रिसेप्टर्स अब मस्तिष्क को संकेत नहीं भेजते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप खाते हैं, तो जो भोजन आप अपने मुंह में डालते हैं उसका स्वाद तीखा होता है पहले, लेकिन जैसे जैसे आप एक ही चीज खाते रहते हैं, स्वाद कुछ हद तक फीका पड़ जाता है ना? सामान्यतया, हमारी सभी इंद्रियां संवेदी अनुकूलन के अधीन हैं। तो आप सोच सकते हैं कि यदि आप किसी चीज को काफी देर तक देखते रहेंगे, तो वह भी गायब हो जाएगी, लेकिन आंखें थोड़ी अलग हैं। भले ही आंखों के पिछले हिस्से में संवेदी रिसेप्टर्स निरंतर दृश्य उत्तेजना के अनुकूल हो जाते हैं और उसके प्रति कम प्रतिक्रियाशील हो जाते हैं, सामान्य परिस्थितियों में आंखें कभी भी पूरी तरह से स्थिर नहीं होती हैं। आंखों से निरंतर गति होती रहती है, छोटे छोटे कंपन जिन्हें माइक्रोसेकेड्स या सेकेडिक मूवमेंट्स कहा जाता है, जिसे लोग सचेत रूप से नोटिस नहीं करते हैं। ये गतिविधियां आंखों को जो कुछ भी देखती हैं उसे अपनाने से रोकती हैं। यह एक अच्छी बात है, क्योंकि अन्यथा कई छात्र निस्संदेह अंधे हो जाएंगे। अंतरिक्ष में घूरने से अभ्यास प्रश्नोत्तरी आपको कितना याद है? सबसे अच्छा उत्तर चुनें। 1. इसमें हमारे रोनमेन से भौतिक उत्तेजना का पता लगाना शामिल है और यह विशिष्ट रिसेप्टर कोशिकाओं के सक्रियण से संभव होता है। धारणा पस ई अनुकूलन। बी. उच्च बनाने की क्रिया। डी. सनसनी। 2. उत्तेजना का निम्नतम स्तर जिसे कोई व्यक्ति सचेत रूप से 50% समय तक पहचान सकता है जब उत्तेजना कैलेट एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड में मौजूद होती है। बस रूलो अंतर संवेदी अनुकूलन। ध्यान का दायरा। 3. कक्षा में रहने के बाद आपके ऊपर बजने वाली रोशनी की आवाज तब तक नहीं सुनाई देती जब तक कि कोई इसके बारे में कुछ न कहे। सबिमेशन। 1. आवास। बी. अनुकूलन। डी. आदी होना। 4. आप एक मजबूत कप कॉफी पी रहे हैं जो विशेष रूप से कड़वी है। अहीर, कॉफी का स्वाद उतना तीखा नहीं है जितना तब था जब आपने इसे पहली बार चखा था। क्या हुआ? 1. संवेदी अनुकूलन। बी. अचेतन धारणा। सी. नबिचुएशन। डी. अवधारणात्मक डेफर्स। दृश्य स्थानिक ध्यान को आमतौर पर स्पॉटलाइट के संदर्भ में देखा जाता है। स्पॉटलाइट के भीतर आने वाली जानकारी को सचेत धारणा या कार्रवाई के लिए चुना जाता है।
स्थानिक जानकारी के आधार पर चयन का प्रमाण 1980 के दशक में पोस्ना और उनके सहयोगियों द्वारा किए गए बड़ी संख्या में अध्ययनों से मिलता है। घटनास्थल के संबंध में एक प्रासंगिक प्रश्न। प्रकाश तंत्र स्पॉटलाइट का आकार क्या होना चाहिए? और क्या हम स्पॉटलाइट का आकार या विशेष रूप से चयनित दृश्य क्षेत्र में क्षेत्र का आकार बदल सकते हैं? उत्तर है हाँ। एरिक्सन एट अल. दिखाया गया कि लोग अपने द्वारा चुने गए स्थानिक क्षेत्र का आकार बदल सकते हैं। राइट एंड वार्ड, 2008। ध्यान के दायरे को जूम लेंस के संदर्भ में समझा जा सकता है जिसे केंद्रित, जूम इन या वितरित, जूम आउट किया जा सकता है। हम कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक प्रकाश के प्रकार के आधार पर स्वैच्छिक स्पॉटलाइट के आकार को नियंत्रित कर सकते हैं। यदि हम ध्यान का दायरा बदल दें तो क्या होगा? हम ध्यान के दायरे के विभिन्न स्तरों पर कैसे बदलाव करते हैं? पिछले कुछ वर्षों में कई जांचकर्ताओं ने दायरे की भावनाओं, निर्णय लेने और सामाजिक व्यवहार के प्रभावों का अध्ययन किया है। 4 धारणा, स्मृति पर ध्यान का दायरा। समय पर लक्ष्य पर ध्यान देने और पहचानने की हमारी क्षमता सीमित है। दूसरे लक्ष्य की पहचान करना मुश्किल है यदि वह पहले लक्ष्य के 200 मीटर के भीतर दिखाई देता है। एक प्रतिमान का उपयोग करते हुए जिसमें प्रतिभागियों को अलग अलग स्थानों पर प्रस्तुत 2 लगातार लक्ष्यों की पहचान करनी होती है। डंकन, वार्ड और शॉपिरो, 1994, श्रीवास्तव, कुमार और श्रीनिवासन, 2010, ने स्थानिक ध्यान को विभिन्न स्तरों पर स्थानांतरित करने के संदर्भ में अस्थायी ध्यान का अध्ययन किया। संवेदना और समझ। 101। चित्र 3.2 आंख की संरचना। प्रकाश कॉन्स और पुतली के माध्यम से आंख में प्रवेश करता है। इनु प्यूपा की एस को नियंत्रित करता है। फिसिम वे पास्टमाग भूमि से लेकर रेटिना तक, जहां ये रेनी चूहों में टैनस्टेम है। नेव ने कॉटिक हेनवे के अनुवाद में यात्रा को प्रेरित किया। ऐसा प्रतीत होता है कि पुआल पानी की सतह पर मुड़ जाता है या टूट जाता है। वह ऑप्टिकल भ्रम प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। आंख की संरचना दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रकाश का घूमना और ध्यान केंद्रित करना ताकि हम स्पष्ट रूप से देख सकें। आंख की सतह एक स्पष्ट झिल्ली से ढकी होती है जिसे कॉम्यून कहा जाता है। कॉर्निया न केवल आंख की रक्षा करता है बल्कि वह संरचना भी है जो आंख में आने वाली अधिकांश रोशनी को केंद्रित करती है। कॉन्स में एक निश्चित वक्रता होती है, एक कैमरे की तरह जिसमें फोकस को समायोजित करने का कोई विकल्प नहीं होता है। हालांकि इस वक्रता को दृष्टि सुधार तकनीकों के माध्यम से कुछ हद तक बदला जा सकता है जो कॉन्स के आकार को बदलते हैं। उदाहरण के लिए ऑप्थल्मोलॉजिस्टी, जो चिकित्सक आंखों की समस्याओं के चिकित्सा और शल्य चिकित्सा उपचार में विशेषज्ञ हैं, वे कॉर्निया के छोटे हिस्से को हटाने, इसकी वक्रता को बदलने और इस प्रकार फोटोरिएक्टिव केटेक्टमी (PRK) और लेजर असिस्टेड इन सीटू केराटोमिलिसिस (LSI) के प्रक्रियाओं दोनों का उपयोग कर सकते हैं। पूर्व संध्या पर ध्यान केंद्रित करें। अगली दृश्य परत एक स्पष्ट, पानी जैसा तरल पदार्थ है जिसे जलीय हास्य कहा जाता है। ये द्रव लगातार सीप्लेनिश होता रहता है और आंखों को पोषण प्रदान करता है। दृश्य युग से प्रकाश फिर एक छेद के माध्यम से आंख के अंदरूनी हिस्से में प्रवेश करता है, जिसे पुतली कहा जाता है, एक गोल म्यूसडे में जिसे इन्स, आंख का रंगीन भाग, कहा जाता है। इस पुतली के आकार को कम या ज्यादा कर सकता है आंख में रोशनी। इससे उस छवि पर ध्यान केंद्रित करने में भी मदद मिलती है जिसे लोग बनाने का प्रयास करते हैं।
धींगापन करने से वही चीज होती है जो आइरिस के पीछे मांसपेशियों द्वारा लटकी हुई एक और स्पष्ट संरचना होती है जिसे आइंस कहा जाता है। लचीला लेंस क्यूमिया द्वारा शुरू की गई फोकसिंग प्रक्रिया को पूरा करता है। दृश्य समायोजन नामक प्रक्रिया में लेंस अपने आकार को मोटे से पतले में बदलता है, जिससे यह निकट या दूर स्थित वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होता है। मोटाई में भिन्नता लेंस को रेटिना पर एक स्पष्ट छवि पेश करने की अनुमति देती है। लोग इस क्षमता को खो देते हैं क्योंकि लेंस किंग प्रेसबायोपिया नामक एक विकार के माध्यम से खराब हो जाता है। हालांकि लोग उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता की भरपाई करने की कोशिश करते हैं जो उस समय के करीब होती हैं, अंततः उन्हें आमतौर पर बिफों की आवश्यकता होती है। कैलू क्योंकि उनकी भुजाएं अब पर्याप्त लंबी नहीं रह गई हैं। निकट दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष में दृश्य समायोजन हो सकता है, लेकिन पूर्व संध्या का आकार किसी त्रुटि या दोष को ठीक करने के लिए केंद्र बिंदु को कंपटाइज करने का कारण बनता है। दृश्य समायोजन से लेंस की मोटाई में परिवर्तन होता है और आंख उन वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करती है जो वसा से दूर या क्लूज हैं। एक 102 अध्याय 3 मेयोनाइटेजू। रेटिना की छाल पर पाए जाने वाले दृश्य संवेदी रिसेप्टर्स प्रकाश के निम्न स्तर के प्रति गैर रंग संवेदनशीलता के लिए जिम्मेदार होते हैं। कौन? दृश्य संवेदी रिसेप्टर्स रेटिना के पीछे पाए जाते हैं, जो कोलर दृष्टि और दृष्टि की तीक्ष्णता के लिए जिम्मेदार होते हैं। चित्र 3.3 निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। रेबना की कमी, टासाइटेडनेस या हाइपरोपिया में फोकस बिंदु रेट से परे है। चित्र 3.3 देखें। चश्मा, संपर्क या लेसिक या पीआरके जैसी सुधारात्मक सर्जरी आ सकती है। ये मुद्दे एक बार लेंस से आगे निकल जाने पर, प्रकाश एक बड़े, खुले स्थान से होकर गुजरता है, जो सिराट जेली जैसे तरल पदार्थ से भरा होता है, जिसे विट्रीस ह्यूमर कहा जाता है। ये तरल पदार्थ जलीय हास्य की तरह अब भी आंख को धोकर उसे आकार देता है। रेटिना, छड़ें और शंकु आंख के भीतर प्रकाश के लिए अंतिम पड़ाव रेफिना है, आंख के पीछे एक हल्का संवेदनशील क्षेत्र जिसमें 3 परतें होती हैं: नाड़ीग्रंथि कोशिकाएं, द्विध्रुवी कोशिका और छड़ें और शंकु, विशेष रिसेप्टर कोशिकाएं, फोटोरिसेप्टर, जो प्रकाश की विभिन्न तरंगदैर्ध्य पर प्रतिक्रिया करते हैं। जबकि रेटिना प्रकाश सूचना को अवशोषित और संसाधित करने के लिए जिम्मेदार है। छड़ें और शंकु रेटिना का व्यावसायिक अंत है, वह हिस्सा जो वास्तव में इसे प्राप्त करता है। प्रकाश के फोटोन और उन्हें मस्तिष्क के लिए तंत्रिका संकेतों में बदल देते हैं। उन्हें पहले द्विध्रुवी कोशिकाओं, एक प्रकार का इंटीरियरन, जिसे द्विध्रुवी या 2 छोर कहा जाता है क्योंकि उनके एक छोर पर एकल डेंड्राइट और दूसरे पर एक एकल अक्षतंतु होता है, भेजता है। और फिर रेटिना गैंग्लियन रीलों तक, जिनके अक्षतंतु ऑप्टिक तंत्रिका बनाते हैं। छड़ें और शंकु दृष्टि के विभिन्न पहलुओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। मिल हैं। इनमें से प्रत्येक आंख में शेर शंकु, 50,000 में ऑप्टिक तंत्रिका, प्रत्येक एक के लिए एक द्विध्रुवीय कोशिका के लिए एक निजी रेखा होती है। इसका मतलब है कि शंकु दृश्य तीक्ष्णता या बारीक विवरण देखने की क्षमता के लिए रिसेप्टर्स हैं। शंकु सभी स्थित हैं रेटिना के ऊपर, लेकिन इसके केंद्र पर अधिक केंद्रित होते हैं जहां कोई छड़ नहीं होती, वह क्षेत्र जिसे फोरम कहा जाता है।
शंकु को भी छड़ की तुलना में कार्य करने के लिए बहुत अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसलिए शंकु चमकदार रोशनी में सबसे अच्छा काम करते हैं, जो तब भी होता है जब लोग चीजों को सबसे स्पष्ट रूप से देखते हैं। शंकु प्रकाश की विभिन्न तरंग दैर्ध्य के प्रति भी संवेदनशील होते हैं, इसलिए वे रंग दृष्टि के लिए जिम्मेदार होते हैं। छड़ें, प्रत्येक आंख में लगभग 100 मिलियन अग्नि को छोड़कर पूरे रेटिना में पाई जाती हैं, लेकिन परिधि में केंद्रित होती हैं। छड़ें चमक में परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होती हैं, लेकिन विभिन्न तरंग दैर्ध्य के प्रति नहीं, इसलिए वे केवल काले और सफेद रंग में दिखती हैं और ग्रेप के शैद संवेदनशील हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी छड़ें एक एकल द्विध्रुवी कोशिका से जुड़ी होती हैं, इसलिए यूवी केवल एक क्षण प्रकाश के एक फोटोन से उत्तेजित होती है। मस्तिष्क पूरे और अर्रा को मानता है, वुच और मुल्ट है। लेकिन क्योंकि मस्तिष्क को वास्तव में पता नहीं है कि दैट वाई मॉड का कौन सा भाग वास्तव में संदेश भेज रहा है, दृश्य तीक्ष्णता काफी कम है। यही कारण है कि चीजें प्रकाश के निम्न स्तर, जैसे गोधूली या मंद रोशनी वाले कमरे में थीं, अस्पष्ट है। परिधीय रक्त की छड़ें रेटिना की परिधि पर स्थित होती हैं, वे भी उत्तरदायी दृष्टि होती हैं। सामान्य परिस्थितियों में वस्तुओं की वजह से इनकार निरंतर उत्तेजनाओं के अनुकूल नहीं होता है, जो धीरे धीरे होता है। लेकिन अगर लोग एक ही स्थान पर एक आंख से घूरते हैं, तो उनके दृश्य क्षेत्र में एक छेद तेजी से पार हो सकता है, एक बिंदु पर कुछ समय के लिए गायब हो सकता है, क्योंकि रेटिना में एक कैसे होता है वह स्थान जहां उन नाड़ी ग्रंथि सीएल के सभी अक्षतंतु पट्टे पर होते हैं। क्षण संवेदना और समझ 103 ब्लाइंड पिकनाफ ऑप्टी डिस्क से सेवानिवृत्त। यहाँ कोई टोड या शंकु नहीं है, इसलिए इसे स्पॉट कहा जाता है। दृश्य मार्ग 3.5 बताएं कि प्रकाश की जानकारी दृश्य प्रांतस्था तक कैसे पहुंचती है। हो सकता है कि आप इस अनुभाग लाइट को पढ़ने से पहले एक पल के लिए चित्र 3.4 को देखना चाहें। आंखों में प्रवेश करने को बाएं और दाएं दृश्य क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। दाएं दृश्य क्षेत्र से प्रकाश प्रत्येक आंख के रेटिना के बाईं ओर गिरता है। बाएं दृश्य क्षेत्र से प्रकाश प्रत्येक आंख के रेटिना के दाईं ओर गिरता है। प्रकाश कोर और लेंस के माध्यम से एक सीधी रेखा में यात्रा करता है, जिसके परिणामस्वरूप रेटिना पर प्रक्षेपित छवि वास्तव में उल्टी होती है और दृश्य क्षेत्रों की तुलना में बाएं से दाएं उलट जाती है। भगवान का शुक्र है कि हमारा दिमाग इसकी भरपाई कर सकता है। रेटिना के क्षेत्रों को आधे भागों में विभाजित किया जा सकता है, आधे भाग मंदिर की ओर। सिर के भाग को टेम्पोरल रेटिना कहा जाता है और नाक के केंद्र की ओर के भाग को नेजल रेटिना कहा जाता है। चित्र 34 को फिर से देखें। ध्यान दें कि बाएं दृश्य क्षेत्र प्रत्येक रेटिना के दाईं ओर गिरने वाली से जानकारी दाएं दृश्य कॉर्टेक्स में जाती है, जबकि दाएं दृश्य क्षेत्र प्रत्येक रेटिना के बाईं ओर गिरने वाली से जानकारी बाएं दृश्य कॉर्टेक्स पर जाती है। इसका कारण ये है कि प्रत्येक एंटेना के टेम्पोरल हिस्सों से अक्षतंतु मस्तिष्क के एक ही तरफ दृश्य प्रांतस्था की ओर प्रक्षेपित होते हैं, जबकि ठीक पूर्व संध्या लेफ्ट दृश्य क्षेत्र नए लोड करें। नेत्र संबंधी तंत्रिका, ऑप्टिक क्लैम, ऑप्टिक ट्रैक्ट, ऑप्टर विकिरण, लैटिम, लेफ्ट विजुअल कॉर्टेक्स। चित्र 3.4 ऑप्टिक तंत्रिका का क्रॉसिंग। मौखिक संदेश जो ऑप्टिक तंत्रिका के साथ हमारे शरीर तक और फिर विषय के दृश्य प्रांतस्था तक यात्रा करेगा।
नोटोल की लेट टीप के टेम्पोरल फुट होम का संदेश पिटल लोब पर टाउन जाता है, जबकि लाइट्रोप्स के रासर हॉल से विनवेचेस को क्रॉस के ऑप्टोपोर्ट का संदेश सच आंखों के कट पक्ष पर वेटम बेयोन टेलिंग रेट्रा HRM। सही दृश्य कोर्टेस सायन और एटवेल के लिए 8 ओसिपिटलिस को मुख्य KES के रूप में दिखाया गया है, जो कि आंतरिक भाग में सामने है, बायां ओपाइल पथ थैलारेस्ट के मौखिक जीन नाभिक पर जा रहा है। GNTAIN रेटिना में ब्लाइंड स्पॉट एम्स जहां की कुल्हाड़ियां। रेटिना कोशिकाओं की 3 परतें ऑप्टिक तंत्रिका बनाने के लिए आंख में घूमती हैं। सुनना, जलाना, 104 अध्याय 3। नाक के आधे भाग मस्तिष्क के विपरीत दिशा में दृश्य प्रांतस्था को पार करते हैं। ओपी चियास्म क्रॉसओवर का बिंदु है क्योंकि छड़ें प्रकाश के निम्न स्तर में अच्छी तरह से काम करती हैं। वे कोशिकाएं भी हैं जो आंखों को कम रोशनी के अनुकूल होने की अनुमति देती हैं। अंधेरा अनुकूलन तब होता है जब चमकदार रोशनी वाली स्थिति से अंधेरे स्थिति में जाने पर आंख अपनी क्षमता को पुनः प्राप्त कर लेती है। प्रकाश संवेदनशील वर्णक जो हमें देखने की अनुमति देते हैं, वे अंधेरे में पुनर्जीवित या रिचार्ज करने में सक्षम हैं। ली जितनी अधिक चमकीली होगी, छड़ों को प्रकाश के नए निचले स्तरों के अनुकूल होने में उतना ही अधिक समय लगेगा। बार्टलेट, 1965 ये है। क्यों एक आने वाली कार की चमकदार हेडलाइट्स एक व्यक्ति को उस कार के गुजरने के बाद थोड़ी देर के लिए देखने में सक्षम नहीं कर पाती हैं। सौभाग्य से, यह आमतौर पर एक अस्थायी स्थिति है क्योंकि चमकदार रोशनी इतनी देर के लिए जलती थी और छड़ें अंधेरी रात के लिए फिर से अनुकूल हो जाती थीं तेजी से। पूर्ण अंधकार अनुकूलन, जो तब होता है जब अधिक निरंतर प्रकाश से अंधेरे में जाना, जैसे कि किसी के शयन कक्ष की रोशनी को बंद करना, इसमें लगभग 30 मिनट लगते हैं। जैसे जैसे लोग बूढ़े होते जाते हैं, इस प्रक्रिया में अधिक समय लगता है, जिससे कई वृद्ध व्यक्ति देखने में कम सक्षम हो जाते हैं। एक रात और अंधेरे कमरे में, क्लेवर एटाल, 1998। उम्र से संबंधित ये परिवर्तन अंधेपन का कारण बन सकता है, जिसमें व्यक्ति को रात में गाड़ी चलाने या अंधेरे कमरे या घर में घूमने में पर्याप्त रूप से देखने में कठिनाई होती है। कुछ शोध बताते हैं कि विटामिन ए जैसे पूरक लेने से कुछ मामलों में इस लक्षण को उलट या राहत मिल सकती है। जैकबसन एट, 1995। अंधेरे कमरे से तेज रोशनी वाले कमरे में जाने पर विपरीत प्रक्रिया घटित होती है। शंकुओं को प्रकाश के बढ़े हुए स्तर के अनुकूल होना पड़ता है, और वे प्रकाश अनुकूलन को छड़ों की तुलना में अधिक तेजी से पूरा करते हैं जो अंधेरे के अनुकूल होते हैं। इसमें अधिकतम कुछ सेकंड लगते हैं। हुड, 1998। अंधेरा अनुकूलन। चमकदार रोशनी के संपर्क में आने के बाद अंधेरे में दृश्य उत्तेजनाओं के प्रति आंख की संवेदनशीलता में सुधार। प्रकाश अनुकूलन। अंधेरे के संपर्क में आने के बाद प्रकाश में दृश्य उत्तेजनाओं के प्रति आंख की संवेदनशीलता में सुधार। रंग दृष्टि का ट्राइक्रोमेटिक सिद्धांत जो प्रस्तावित करता है। 3 प्रकार के होते हैं: लाल, नीला और हरा। 3 रंग। विषय। रंग की धारणा। 3.6 रंग दृष्टि के 2 प्रमुख सिद्धांतों की तुलना करें और अंतर बताएं, और बताएं कि रंग की कमी वाली दृष्टि कैसे होती है। पहले आपने कहा था कि शंकु का उपयोग रंग दृष्टि में किया जाता है। वहां पर बहुत। दुनिया में कई रंग। क्या ऐसे शंकु हैं जो हर रंग का पता लगाते हैं? या क्या सभी शंकु सभी रंगों का पता लगाते हैं?
यद्यपि दृश्य प्रणाली के विशेषज्ञ कई वर्षों से रंग और उसकी प्रकृति का अध्ययन कर रहे हैं, इस समय इसकी भूमिका के बारे में एक सैद्धांतिक चर्चा चल रही है। शंकु रंग की अनुभूति में भूमिका निभाते हैं। ट्राइक्रोमेटिक सिद्धांत लोग रंगों को कैसे देखते हैं, इसके बारे में दो सिद्धांत मूल रूप से 1800 के दशक में प्रस्तावित किए गए थे। पहले को ट्राइक्रोमेटिक, तीन रंग, सिद्धांत फस कहा जाता है, जिसे 1802 में थॉमस यंग द्वारा प्रस्तावित किया गया था और बाद में हर्मन वॉन हेमहोल्ट्ज द्वारा संशोधित किया गया था। 1852 इस सिद्धांत ने तीन प्रकार के शंकु प्रस्तावित किए। लाल शंकु, नीला आता है, और हरा प्रकाश के तीन प्राथमिक रंगों में से प्रत्येक के लिए एक होता है। अधिकांश लोग शायद सोचते हैं कि प्राथमिक रंग लाल, पीला और नीला है, लेकिन शुद्ध प्राथमिक है रंग जब पेंटिंग के बारे में बात करते हैं, न कि लाइट के बारे में बात करते समय। पेंट्स प्रकाश को प्रतिबिंबित करते हैं, और जिस तरह से परावर्तित प्रकाश चलता है, वह प्रत्यक्ष लेख परिणाम के तरीके से भिन्न होता है। यदि कोई कलाकार लाल, पीले और नीले रंगों को एक साथ मिलाता है, तो परिणाम एक होगा। एक काला गड़बड़ करो। पेंट का मिश्रण, जैसे जैसे आप अधिक रंगों को मिलाते हैं, वैसे वैसे लिंक अधिक प्रकाश को घटाता जाता है। जैसे ही सभी रंग मिश्रित होते हैं, मोइन तरंगें अवशोषित हो जाती हैं और हमें काला दिखाई देता है। लेकिन यदि कलाकार लाल, हरे और अन्य रंगों का मिश्रण करता है, इन तीन रंगों के आठों रंगों को एक साथ मिश्रित करने पर, नीली रोशनी को एक साथ मिलाने पर परिणाम सफेद होगा, काला नहीं। प्रत्यक्ष प्रकाश का मिश्रण योगात्मक होता है, जिसके परिणामस्वरूप हल्के रंग, अधिक रोशनी होती है और जब संपूर्ण दृश्य स्पेक्ट्रम का प्रभाव पड़ता है, लाल, नीला और हरा, हम सफेद, लाल देखते हैं। ट्राइक्रोमेटिक सिद्धांत में, रंगों के विभिन्न शेड्स इन तीन प्रकार के रंगों में से प्रत्येक द्वारा प्राप्त प्रकाश की विभिन्न मात्रा के अनुरूप होते हैं। संवेदना और धारणा 105। नीला, 419 10 शंकु, 496,531,559 nm। कोण, लाल, शंकु, सापेक्ष भाव, 400, 500 तरंग दैर्ध्य, nm। चित्र 3.5 छड़ों और 3 प्रकार के शंकुओं से प्रकाश का अवशोषण। मस्तिष्क के दृष्टि केंद्रों को संदेश। ये शंकुओं का संयोजन और उनके जलने की दर है जो यह निर्धारित करती है कि कौन सा रंग दिखाई देगा। उदाहरण के लिए, यदि लाल और ग्लीट शंकु किसी उत्तेजना के जवाब में काफी तेज गति से फायरिंग कर रहे हैं, तो व्यक्ति को जो रंग दिखाई देता है वह पीला है। यदि लाल और नीले शंकु पर्याप्त तेजी से चमक रहे हैं, तो परिणाम मैजेंटा है। यदि नीले और हरे शंकु पर्याप्त तेजी से चमक रहे हैं, तो एक प्रकार का सियान रंग, नीला हरा, दिखाई देता है। पॉल के. ब्राउन और जॉर्ज वाल्ड, 1964, ने रेट में 3 प्रकार के शंकुओं की पहचान की, जिनमें से प्रत्येक तरंग दैर्ध्य की एक सीमा के प्रति संवेदनशील है, जिसे नैनोमीटर, निन, में मापा जाता है, और एक चरम संवेदनशीलता जो मोटे तौर पर 3 अलग अलग रंगों से मेल खाती है, हालांकि रंग कर सकना चमक और संतृप्ति के आधार पर भिन्न होता है। प्रकाश की चरम तरंग दैर्ध्य के प्रति शंकु सबसे अधिक संवेदनशील प्रतीत होते हैं, जो यंग और वॉन हेमहोल्ट्ज के मूल 3 संबंधित रंगों से थोड़ा अलग है। लघु तरंग दैर्ध्य शंकु वह पता लगाते हैं जो हम नीले बैंगनी, लगभग 420 nm, के रूप में करते हैं। मध्यम तरंग दैर्ध्य शंकु पता लगाते हैं, जिसे हम हरे लगभग 530 nm के रूप में देखते हैं।
और लंबे तरंग दैर्ध्य शंकु का पता लगाते हैं, जिसे हम हरे पीले लगभग 500 nm के रूप में देखते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ब्राउन और वाल्व द्वारा पहचाने गए किसी भी शंकु में प्रकाश के प्रति अधिकतम संवेदनशीलता नहीं है, जहां हम में से अधिकांश को लाल लगभग 630 nm दिखाई देता है। ध्यान रखें, हालांकि केस्टोन तरंग दैर्ध्य की एक श्रृंखला में प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करता है, न कि केवल शिखर सेन तरंग की इसकी तरंग दैर्ध्य पर। प्रकाश की तीव्रता के आधार पर मध्यम और लंबी तरंग दैर्ध्य दोनों अयस्क लाल दिखाई देने वाली रोशनी पर प्रतिक्रिया करते हैं, जैसा कि चित्र 3.5 में दिखाया गया है। विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत ट्राइक्रोमेटिक सिद्धांत पहली नजर में ये समझाने के लिए पर्याप्त से अधिक प्रतीत होता है कि लोग रंग को कैसे समझते हैं। लेकिन एक दिलचस्प घटना है जिसे ये सिद्धांत समझा नहीं सकता। यदि कोई व्यक्ति अमेरिकी ध्वज के चित्र को कुछ देर, मान लीजिए 1 मिनट तक घूरता है और फिर खाली सफेद दीवार या कागज की शीट की ओर देखता है, तो उस व्यक्ति को ध्वज की एक बाद की छवि दिखाई देगी। बाद की छवियां तब होती हैं जब एक दृश्य अनुभूति बनी रहती है, मूल उत्तेजना हटा दिए जाने के बाद भी थोड़े समय के लिए। व्यक्ति को ये भी तुरंत पता चल जाएगा कि बाद की छवि में झंडे के सभी रंग गलत हैं, लाल के लिए हरा, सफेद के लिए काला और नीले रंग के लिए वेलों। अरे, अब झंडे की पिछली छवि में सामान्य रंग हैं। क्यों करता है? ये होता है रंग के बाद की छवि की घटना को रंग धारणा के दूसरे सिद्धांत द्वारा समझाया गया है, जिसे प्रतिद्वंद्वी प्रक्रिया सिद्धांत डीवैल्यूइस डी डेवालोइस 2993, हर्विच और जैमसन 1957 कहा जाता है, जो पहले एडवाल्ड हर जीटी द्वारा सुझाए गए विचार पर आधारित है। 1574, फिंगर 1994। प्रतिद्वंद्वी प्रक्रिया सिद्धांत में 4 प्राथमिक हैं। 600 बाद की छवियां वे छवियां जो तब उत्पन्न होती हैं जब एक दृश्य अनुभूति मूल उत्तेजना के बाद भी थोड़ी देर तक बनी रहती है। निकाला गया प्रतिद्वंद्वी प्रक्रिया सिद्धांत रंग दृष्टि का सिद्धांत जो प्रस्तावित करता है कि दृश्य न्यूरॉन्स या न्यूरॉन्स के समूह एक रंग के प्रकाश से उत्तेजित होते हैं और दूसरे रंग के प्रकाश से बाधित होते हैं। अध्याय 3 रंग लाल, हरा, नीला और पीला रंगों को जोड़े में व्यवस्थित किया गया है, जिसमें पेट का प्रत्येक सदस्य प्रतिद्वंद्वी के रूप में है। लाल को उसके प्रतिद्वंद्वी हरे के साथ जोड़ा गया है और नीला को उसके प्रतिद्वंद्वी पीले के साथ जोड़ा गया है। यदि जोड़े में से एक सदस्य को अत्यधिक उत्तेजित किया जाता है, तो दूसरा सदस्य बाधित हो जाता है और काम नहीं कर पाता है, इसलिए कोई लाल हरा रंग नहीं होता है या नीला मखमली। तो इस तरह के युग्म से बाद की छवि में रंग कैसे उत्पन्न हो सकता है? रेटिना में द्विध्रुवी और गैंग्लियन कोशिकाओं के स्तर से, थैलेमस के माध्यम से और मस्तिष्क में दृश्य कॉर्टिकल क्षेत्रों तक कुछ न्यूरॉन्स या न्यूरॉन्स के समूह दृश्य स्पेक्ट्रम के एक हिस्से से प्रकाश द्वारा उत्तेजित होते हैं और स्पेक्ट्रम के एक अलग हिस्से से प्रकाश द्वारा बाधित होता है। उदाहरण के लिए, मान लें कि हमारे पास रेटिना में एक लाल हरी गैंग्लियन कोशिका है जिसकी बेसलाइन गतिविधि तब कमजोर होती है जब हम इसे सफेद रोशनी में उजागर करते हैं। हालांकि लाल प्रकाश से कोशिका की सक्रियता बढ़ जाती है, इसलिए हमें लाल रंग का अनुभव होता है। यदि हम कोशिका को लंबे समय तक लाल प्रकाश से उत्तेजित करते हैं, तो कोशिका थक जाती है। यदि हम लाल रोशनी को सफेद रोशनी से बदल दें,
तो थकी हुई कोशिका हरे रंग के अनुभव से भी कम प्रतिक्रिया करती है, क्योंकि हरा रंग से जुड़ा होता है। मूल आधार रेखा। अब हम इस कोशिका की प्रतिक्रियाशीलता में कमी करते हैं, तो कौन सा सिद्धांत सही है? दोनों सिद्धांत रंग दृष्टि में भूमिका निभाते हैं। ट्राइक्रोमेटिक सिद्धांत यह समझा सकता है कि कच्ची उत्तेजनाओं के साथ क्या हो रहा है, प्रकाश की विभिन्न तरंग दैर्ध्य का वास्तविक पता लगाना। विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत हमारे पर्यावरण से प्रकाश की प्रारंभिक पहचान के बाद होने वाली दृश्य धारणा के बाद की छवियों और अन्य पहलुओं की व्याख्या कर सकता है। रेटिनल बाइपोलर और गैंग्लियन कोशिकाओं के अलावा, प्रतिद्वंद्वी प्रक्रिया कोशिकाएं थैलेमस के अंदर लेटरल जीनिकुलेट न्यूक्लियस (LGN) नामक क्षेत्र में समाहित होती हैं। LGN उस मार्ग का हिस्सा है जो दृश्य जानकारी को ओसिसिपिटल लोब तक ले जाता है। ऐसा तब होता है जब रेटिना में शंकु रेटिना द्विध्रुवी और नाड़ी ग्रंथि कोशिकाओं के माध्यम से संकेत भेजते हैं कि हम लाल बनाम हरी जोड़ी और नीली बनाम पीली जोड़ी देखते हैं। रेटिना कोशिकाओं के साथ LGN में कोशिकाएं रंग दृष्टि के प्रतिद्वंद्वी प्रसंस्करण और उसके बाद के प्रभाव के लिए जिम्मेदार प्रतीत होती हैं। तो रंग अंधापन के लिए कौन सा सिद्धांत जिम्मेदार है? मैंने सुना है कि रंग अंधापन दो प्रकार का होता है, जब आप लाल को हरे से नहीं पहचान पाते और जब आप नीले को पीले से नहीं पहचान पाते। रंग अंधापन लाल हरा और पीला नीला रंग अंधापन के उल्लेख से। कोई सोच सकता है कि प्रतिद्वंद्वी प्रक्रिया सिद्धांत इस समस्या की व्याख्या करता है, लेकिन वास्तव में रंग अंधापन आंख की रेटिना में दोषपूर्ण शंकु के कारण होता है और अधिक सामान्य शब्द के रूप में रंग अपूर्ण दृष्टि अधिक सटीक है, क्योंकि रंग अंधापन वाले अधिकांश लोगों में दो प्रकार के शंकु काम कर सकते हैं और कर सकते हैं कई रंग देखें। वास्तव में रंग की कमी वाली दृष्टि तीन प्रकार की होती है। एक बहुत ही सामान्य प्रकार में मोनोक्रोम रंग अंधापन, लोगों के पास या तो कोई शंकु नहीं होता है या शंकु बिल्कुल काम नहीं कर रहे होते हैं। अनिवार्य रूप से, यदि उनके पास शंकु होते हैं, तो उनके पास केवल एक ही प्रकार होता है और इसलिए मस्तिष्क के भूरे रंग की छाया में सब कुछ एक जैसा दिखता है। अन्य प्रकार की रंग की कमी वाली दृष्टि या द्विवर्णीय विच्छेदन एक ही प्रकार की समस्या वाले एनीकोन के कारण होता है जो ठीक से काम नहीं करता है। इसलिए दुनिया का अनुभव करने के बजाय रंगों के तीन शंकुओं के संयोजन पर आधारित सामान्य दृष्टि के साथ ट्राइक्रोमेट दृष्टि, द्विवर्णी दृष्टि वाले व्यक्ति अनिवार्य रूप से दो शंकुओं या रंगों के संयोजन के साथ दुनिया का अनुभव करते हैं। लाल हरा कोलोस। चित्र 3.6 इशनर रंग परीक्षण। नेटे उन लोगों के लिए आसान है जो रंग विएंथे एंथेस राम पर आते हैं। सामान्य छज्जा वाले लोग मट्ठा की संख्या देखेंगे। मेरे साथ हरे रंग की कोरोइंगनेस को एक शकल के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देगा। सबसे अच्छा उत्तर पो। अभ्यास प्रश्नोत्तरी। आर रंग चमक। वशीकरण। दो लेंस के अलावा फोकस करने की सॉलिटी को भी नुकसान होता है। कॉक्समेज। छात्र। नीचे मायोपा। हाइपरकोला परे। ओरिस ब्यूपू के सामने। 2 बोया गया। रेटिना प्रीसोयुसिया ऊपर। 1. निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः प्रकाश की लंबाई से निर्धारित होता है? रंग की कमी वाले अधिकांश लोग पुरुष क्यों होते हैं? शंकु के एक सेट से जुड़ी रंग रहित दृष्टि एक पैटर्न में विरासत में मिली है जिसे लिंक्ड इनहेरिटेंस के रूप में जाना जाता है। रंग की कमी वाली दृष्टि का जीन रिसेसिव है।
एक रिसेप्टरेट उत्पन्न करने के लिए आपको आमतौर पर 2 जीनों की आवश्यकता होती है, प्रत्येक माता पिता से एक। लेकिन कमजोर दृष्टि का जीन एक विशेष गुणसूत्र, जीन का एक पैकेज, से जुड़ा होता है जो किसी व्यक्ति के लिंग का निर्धारण करने में मदद करता है। पुरुषों में एक एक्स क्रोमोसोम और एक छोटा वाई डायमसम, उनके आकार के नाम पर, होता है, जबकि महिलाओं में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। पैलर वाई में बड़े एक्स की तुलना में कम जीन होते हैं, और गायब जीनों में से एक वह है जो रंग के लिए जीन को हल्का दबा देता है। दृष्टि की कमी। किसी महिला में रंग की कमी होने के लिए उसे 2 अप्रभावी जीन विरासत में मिलने चाहिए, प्रत्येक माता पिता से एक, लेकिन एक पुरुष को केवल एक अप्रभावी जीन की आवश्यकता होती है जो उसे उसकी मां के एक्स गुणसूत्र पर पारित हुआ है। उनकी विषमताएं अधिक होती हैं, इसलिए महिलाओं की तुलना में अधिक पुरुषों में रंग की कमी वाली दृष्टि होती है। तुम्हें कितना याद है? आप पर असर पड़ सकता है। केंद्र बिंदु 4. कोलीन केवल एक दिन में अपने शयन कक्ष में एक निश्चित स्थान को देखती है। थोड़ी देर बाद उसकी दृष्टि का क्या हो सकता है? कोई भी वस्तु जो उसके दृश्य को कुचलती है, उसे बहुत धीमा कर सकती है। इन्हें पोम डिस्पो। डी. कोई भी ग्राहक जिस पर ध्यान केंद्रित करता है वह घूमना शुरू कर देगा, पहले खाना पकाना बुद्धिमानी से, फिर काउंटसियोनिवर्स ई। ओबोट्स जितनी अधिक देर तक उधर देखती रहेगी, उसका ध्यान उतना ही अधिक केंद्रित होता जाएगा। जितनी अधिक देर तक वह उन पर विचार करती रहेगी, कोजेक्ट्स मेरे लिए और अधिक विकृत हो जाएंगे। 5. ट्राइकमेमेटी द्वारा प्रस्तावित 3 प्राथमिक रंग क्या हैं? लिखित 1. रॉड, पीला, नीला। बी. एड, जेन, नीला। 6. निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बाद की छवियों की व्याख्या करता है? बनाम कलर डिफ्लोएंट विजन। डी. मोनोक्रोम ओकर टेंडर्स। सी. सफेद, पिछला भूरा। डी. सफेद, बाख, लाल। 1. इरिक्रोमेटिक सिद्धांत। बी. प्रतिद्वंद्वी प्रक्रिया सिद्धांत। लाल या हरे शंकु के कार्यशील न होने के कारण क्षय। इन दोनों में, इंडिएडल लाल और हरे रंग को स्वीकार करता है, दुनिया को मुख्य रूप से नीले, पीले और शेड्स में देखता है। सभी उदाहरणों में गक ने टीम, नवंबर 2015 पेशेवरों, और शेड गियर में सभी स्वागत वर्दी में एक टीम थी और दूसरी में सभी लाल वर्दी। कॉम्बिना ने कुछ दर्शकों के लिए समस्याएं पैदा की, जो ट्राम को अलग बताने में असमर्थ थे। नीले शंकुओं की कमी बहुत कम आम है और नीले पीले रंग की कमी का कारण बनती है। इंडिविजुअल्स दुनिया को मुख्य रूप से लाल, हरे और भूरे रंग के रंगों में देखते हैं। 2 प्राप्त करने के लिए रंग रहित दृष्टि का परीक्षण कैसा होता है? इसके लिए चित्र 3.6 देखें। संवेदना और धारणा 107। अध्याय 3। श्रवण इंद्रिय। क्या अब आप मुझे सुन सकते हैं? यदि प्रकाश तरंगों की तरह काम करता है, तो क्या ध्वनि तरंगे भी वैसी ही काम करती हैं? गुण। ध्वनि के गुण वास्तव में प्रकाश के समान हैं, क्योंकि दोनों इंद्रियां तरंगों पर निर्भर करती हैं। लेकिन समानता यही समाप्त हो जाती है, क्योंकि ध्वनि के भौतिक गुण प्रकाश के भौतिक गुणों से भिन्न होते हैं। ध्वनि तरंगे और कान 3.7 ध्वनि की प्रकृति की व्याख्या करें, और बताएं कि यह कान के विभिन्न भागों से कैसे गुजरती है। ध्वनि तरंगे छोटे पैकेटों में नहीं आती जिस तरह प्रकाश फोटोनों में आता है। ध्वनि तरंगे हमारे चारों ओर मौजूद हवा के अणुओं का कंपन मात्र हैं। तरंगदैर्घ्य
आयाम और शुद्धता के मामले में ध्वनि तरंगों में प्रकाश तरंगों के समान गुण होते हैं। तरंग लंबाई की व्याख्या मस्तिष्क द्वारा आवृत्ति या पिच, उच्च, मध्यम या निम्न, के रूप में की जाती है। एम्प्लीट्यूड की व्याख्या टोलेम के रूप में की जाती है, ध्वनि कितनी धीमी या तेज होती है। चित्र 3.7 देखें। अंततः क्या? पानी सोना, नर्म ध्वनि या उच्चतम वॉल्यूम वाले 11 हेडफोन, 110 लाइव रॉकेट। चौथाई ताव सबवाई ट्रेन 20 फीट ऊपर जा रही है। 15 लू साउंड एटम सुनने में किसी भी खट्टी चोरियों के लंबे समय तक संपर्क में रहना। प्रति वैक्यूम क्लीनर 60 व्यक्तियों के बीच सामान्य बातचीत। 40 रजाई बंद हो। 11 सामान्य श्वास। आगे बढ़ो। वेश्या। चित्र 3.7 ध्वनि तरंगे और डेसिबली। तरंग जितनी ऊंची होगी, ध्वनि उतनी ऊंची होगी। तरंग जितनी कम होगी, ध्वनि उतनी ही मधुर होगी। मनोवैज्ञानिक विभिन्न सेंटाइंग, व्यक्तित्व, आक्रामकता के डेकस की प्रवृत्ति का अध्ययन करते हैं, पर्चियोपिकल और शारीरिक कल्याण भेजते हैं। संवेदना और समझ। 109 प्रकाश में संतृप्ति या अल्पता को व्यक्त करने को ध्वनि में फिम्ब्रे कहा जाता है। ध्वनि की एक समृद्धि में समृद्धता और जिस तरह लोग हमारे आसपास की दुनिया में शायद ही कभी शुद्ध रंग देखते हैं, उसी तरह वे शायद ही कभी शुद्ध ध्वनियां सुनते हैं। लोगों को घेरने वाली रोजमर्रा की आवाजें उन्हें कई शुद्ध स्वर सुनने में सक्षम नहीं बनाती हैं। जिस प्रकार किसी व्यक्ति की दृष्टि प्रकाश के दृश्यमान स्पेक्ट्रम द्वारा सीमित होती है, उसी प्रकार एक व्यक्ति आवृत्तियों की उस सीमा में भी सीमित होता है जिसे वह गर्म कर सकता है। आवृत्ति को चक्र तरंगों प्रति सेकंड या हर्ट्ज में मापा जाता है। मानव सीमा 20 और 20,000 हर्ट्ज के बीच है। बाकी संवेदनशीलता लगभग 2.000 से 4,000 हर्ट्ज तक है। वार्तालाप भाषण अनुभव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुत्ते 50 और 60,000 हर्ट्ज के बीच सुन सकते हैं, और डॉल्फिन 3,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। उदाहरण के लिए, अपने लॉर्ड टिफोन 8 पर संगीत के एक टुकड़े की उच्च और निम्न आवृत्तियों को सुनने के लिए, एक व्यक्ति को आयाम या मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता होगी। स्लिच बताता है कि क्यों कुछ लोग इसे क्रैंक अप करना पसंद करते हैं। कान की संरचना। तरंगों का पालन करें। कान संरचनाओं की एक श्रृंखला है जिनमें से प्रत्येक सुनने की भावना में भूमिका निभाता है। बाहरी कान पिना कान का दृश्य, बाहरी हिस्सा है जो एक प्रकार के संकेंद्रक के रूप में कार्य करता है, जो बाहर से ध्वनि तरंगों को कान की संरचना में भेजता है। ट्रेपिना श्रवण नहर या कान नहर का प्रवेश द्वार भी है। छोटी सुरंग जो कर्णपटह झिल्ली या कर्णपटह तक जाती है, जब ध्वनि तरंगे कान के पर्दे से टकराती हैं। अरे मध्य कान की 3 छोटी हड्डियों में कंपन पैदा करो। मध्य कान, हथौड़ा, निहाई और रकाब। मध्य कान में 3 छोटी हड्डियां हथौड़ा, मेलियस, निहाई, इनकस और रकाब, स्टेप्स के रूप में जानी जाती हैं। प्रत्येक नाम संबंधित हड्डी के आकार से सटिम रिंग होता है। सामूहिक रूप से इन्हें पॉसीडियस कहा जाता है, क्योंकि ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डियां हैं। इन तीनों स्वरों का कंपन कान के पर्दे से होने वाले कंपन को दर्शाता है। रकाब, श्रृंखला की आखिरी हड्डी, आंतरिक कान के उद्घाटन को कवर करने वाली झिल्ली को कंपन करने का कारण बनती है। इस झिल्ली को अंडाकार खिड़की कहा जाता है, और इसके कंपन आंतरिक कान के भीतर वैध श्रृंखला प्रतिक्रिया को ट्रिगर करते हैं।
आंतरिक कान एक घोंघे के आकार की संरचना है, जिसे कोक्लिया कहा जाता है, जो तरल पदार्थ से भरा होता है। जब अंडाकार खिड़की कंपन करती है, तो ये कोक्लिया में तरल पदार्थ को कंपन करने का कारण बनती है। ये द्रव अंदर से गुजरने वाली एक झिल्ली को घेर लेता है। कोक्लिया की टिडल को बेसिलर झिल्ली कहा जाता है। बेसिलर झिल्ली कोर्टी के अंग का आराम स्थान है, जिसमें सुनने की भावना के लिए सेप्टर कोशिकाएं होती हैं। जब बेसिलर झिल्ली कंपन करती है, तो ये कोटा के श्रवण अंग को कंपन करती है, जिससे यह इसके ऊपर की झिल्ली से टकराती है। कोट के अंग पर विशेष कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें बाल कोशिकाएं कहा जाता है, जो ध्वनि के रिसेप्टर्स हैं। जब ये श्रवण क्षेत्र या बाल कोशिकाएं अन्य झिल्ली के खिलाफ झुकती हैं, तो यह उन्हें श्रवण तंत्रिका, जिसमें सभी रिसेप्टर मैटन के अक्षतंतु होते हैं, और मस्तिष्क में एक ग्रामीण संदेश भेजने का कारण बनता है, जहां थैलेमस से गुजरने के बाद श्रवण कोर ध्वनियों की व्याख्या करता है। ध्वनि के कंपन को तंत्रिका निबंधों में बदलना ट्रांसडक्शन है। बाहरी दुनिया में ध्वनि जितनी तेज होती है, व्रत उतने ही तेज होते हैं, जो उन बालों की कोशिकाओं को अधिक उत्तेजित करते हैं, जिन्हें मस्तिष्क तेज आवाज के रूप में व्याख्या करता है। मुझे लगता है कि मेरी बात सीधी है, लेकिन ये सब बताता है कि बाहर से कितनी धीमी और तेज आवाजें मस्तिष्क तक पहुंचती हैं। हम विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ, जैसे उच्च स्वर और निम्न स्वर, कैसे सुनते हैं? पिच को समझना। 38 मस्तिष्क पिच के बारे में जानकारी कैसे संसाधित करता है, इसके 3 सिद्धांतों का सारांश प्रस्तुत करें। लिच यह निर्धारित करता है कि ध्वनि कितनी ऊंची या नीची है। उदाहरण के लिए, संगीत में बास बजता है। आपके अपार्टमेंट की दीवार के माध्यम से अगले दरवाजे वाले पड़ोसियों से फंडिंग कम है। मिट्टी के एक केंद्र बिंदु की ओर बढ़ रही है। हर्ट्ज, हर्ट्ज, प्रति सेकंड चक्र या तरंगें, आवृत्ति का एक माप। सतह, कान का दृश्य भाग, छोटी सुरंग जो पिना से कान के पर्दे तक चलती है। कोक्लिया, भीतरी कान की घोंघे के आकार की संरचना जो तरल पदार्थ से भरी होती है। आंतरिक कान में बाल सेलिस से अक्षतंतु का श्रवण तंत्रिका बंडल। आवाज का उतार चढ़ाव, ध्वनि का मनोवैज्ञानिक अनुभव की आवृत्ति के अनुरूप है। उच्च आवृत्तियों वाली ध्वनि तरंगों को उच्च स्वर के रूप में माना जाता है। श्रवण नहर, 110 अध्याय 3। पिच, जबकि 2 साल के बच्चे की चीख बहुत ऊंची पिच, वेरी हाई होती है। मस्तिष्क को पिच के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त होती है, इसके बारे में 3 प्राथमिक सिद्धांत हैं। स्थान सिद्धांत 3 सिद्धांतों में से सबसे पुराना, स्थान सिद्धांत, एक विचार प्रो पर आधारित है। 1563 में हर्मन वॉन हेमहोल्ट्ज द्वारा प्रस्तुत किया गया और जेंटग वॉन बेकेस द्वारा विस्तृत और संशोधित किया गया, जिसकी शुरुआत 1928 में पहली बार प्रकाशित प्रयोगों से हुई। बेकेसी, 1960। इस सिद्धांत में, एक व्यक्ति जो स्वर सुनता है वह इस बात पर निर्भर करता है कि उत्तेजित होने वाली बाल कोशिकाएं कोर्टी के अंग पर कहाँ स्थित हैं। उदाहरण के लिए, यदि व्यक्ति ऊंची आवाज सुन रहा है, तो अंडाकार खिड़की के पास की सभी बाल कोशिकाएं होंगी उत्तेजित, लेकिन अगर ध्वनि धीमी है, तो उत्तेजित होने वाली सभी बाल कोशिकाएं कोर्टी के अंग पर दूर स्थित होंगी। आवृत्ति सिद्धांत। तो इनमें से पहले 2 सिद्धांतों में से कौन सा सही है? इससे पता चलता है कि दोनों सही स्थिति में हैं।
1886 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा विकसित आवृत्ति सिद्धांत में कहा गया है कि पिच इस बात से संबंधित है कि बेसिलर झिल्ली कितनी तेजी से कंपन करती है। ये झिल्ली जितनी तेजी से कंपन करती है, स्वर उतना ही ऊंचा होता है। ये जितनी धीमी गति से कंपन करती है, स्वर उतना ही कम होता है। इस सिद्धांत में सभी श्रवण न्यूरॉन्स एक ही समय में सक्रिय होंगे। एक बिंदु स्थान सिद्धांत के सही होने के लिए बेसिलर झिल्ली को असमान रूप से कंपन करना पड़ता है, जो तब होता है जब ध्वनि की आवृत्ति 1000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। ओरी की आवृत्ति सही होने के लिए बाल कोशिकाओं से जुड़े न्यूरॉन्स को उतनी ही तेजी से सक्रिय होना होगा जितनी तेजी से बेसिलर झिल्ली कंपन करती है। ये केवल 1000 हर्ट्ज तक ही काम करता है, क्योंकि जब आवृत्तियां 1000 ट्यून प्रति सेकंड से अधिक तेज होती हैं, तो न्यूरॉन्स बिल्कुल उसी समय और दर पर सक्रिय नहीं होते हैं। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि दुर्दम्य अवधि के कारण न्यूरॉन्स के लिए अधिकतम फायरिंग दर लगभग 1000 बार प्रति सेकंड है। वॉली सिद्धांत आवृत्ति सिद्धांत कम पिचों के लिए काम करता है और जगह देता है। ओरी मध्यम से उच्च पिचों के लिए काम करता है। क्या कोई और स्पष्टीकरण है? हाँ, और यह एक तीसरा सिद्धांत है जिसे अर्नेस्ट वेवर और चार्ल्स ब्रे द्वारा विकसित किया गया है, जिसे वॉली सिद्धांत, वेवर 1949, वेवर और लिरे 1930 कहा जाता है, जो लगभग 400 हर्ट्ज से लेकर लगभग 4000 हर्ट्ज तक की पिचों के लिए जिम्मेदार प्रतीत होता है। इस स्पष्टीकरण में श्रवण न्यूरॉन्स के समूह कोलेवलेंट नामक प्रक्रिया में टर्नी फायरिंग करते हैं। यदि कोई व्यक्ति लगभग 3000 हर्ट्ज का स्वर सुनता है, तो इसका मतलब है कि न्यूरॉन्स के 3 समूह बारी-बारी से मस्तिष्क को संदेश भेज रहे हैं। पहला समूह पहले 1000 हर्ट्ज के लिए, दूसरा समूह अगले 1000 हर्ट्ज के लिए, और इसी तरह। श्रवण दोषों के प्रकार 3.9। श्रवण हानि के प्रकार और प्रत्येक के लिए उपचार के विकल्पों की पहचान करें। श्रवण हानि शब्द का प्रयोग सुनने में होने वाली कठिनाइयों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। एक व्यक्ति आंशिक रूप से श्रवण बाधित या पूरी तरह से श्रवण बाधित हो सकता है, और श्रवण हानि का उपचार हानि के कारण के अनुसार अलग-अलग होगा। चालन श्रवण दोष या संचालन श्रवण दोष। श्रवण हानि बाहरी या मध्य कान की यांत्रिकी के साथ समस्याओं को संदर्भित करती है, और इसका मतलब है कि ध्वनि कंपन को ईयरड्रम से कोक्लिया तक पारित नहीं किया जा सकता है। इसका कारण क्षतिग्रस्त कान का पर्दा या मध्य कान की हड्डियों को नुकसान हो सकता है, आमतौर पर संक्रमण से। इस प्रकार की हानि में कारणों का अक्सर इलाज किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, श्रवण यंत्र श्रवण बहाल करने में कुछ उपयोगी हो सकते हैं। तंत्रिका श्रवण हानि। तंत्रिका श्रवण हानि या सेंसाइनुरल श्रवण हानि में समस्या या तो आंतरिक भोजन में या श्रवण में होती है। मस्तिष्क के रास्ते और कॉर्टिकल क्षेत्र, ये स्थायी श्रवण हानि का सबसे आम प्रकार है। सामान्य उम्र बढ़ने से कोक्लिया में बालों की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, और तेज आवाज के संपर्क में आने से बालों की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। टिनिटस किसी के कान में बेहद कष्टप्रद घंटी बजने के लिए एक फैंसी शब्द है, और यह संक्रमण या तेज आवाज के कारण भी हो सकता है, जिसमें सिर में तेज संगीत भी शामिल है। तेज आवाज के लंबे समय तक संपर्क में रहने से स्थायी क्षति और सुनने की हानि हो जाती है। इसलिए हो सकता है कि आप उस स्टीरियो या व्यक्तिगत संगीत प्लेयर को बंद करना चाहें। स्थान सिद्धांत। पिच का सिद्धांत जो बताता है कि कोर्टी के अंग पर विभिन्न स्थानों में बाल कोशिकाओं की उत्तेजना से अलग-अलग पिचों का अनुभव होता है। आवृत्ति सिद्धांत।
पिच का सिद्धांत जो बताता है कि पिच हेसलर झिल्ली में कंपन की गति से संबंधित है। वॉली सिद्धांत। पिच का सिद्धांत जो बताता है कि लगभग 400 हर्ट्ज से 4000 हर्ट्ज तक की आवृत्तियों के कारण बाल कोशिकाएं, श्रवण न्यूरॉन्स, वॉली पैटर्न में सक्रिय हो जाती हैं या फिटिंग में बदल जाती हैं। संवेदना और धारणा 111। क्योंकि क्षति तंत्रिकाओं या मस्तिष्क को होती है, तंत्रिका श्रवण दोष को आमतौर पर सामान्य श्रवण यंत्रों से मदद नहीं की जा सकती है, जो मूल रूप से ध्वनि को बढ़ाने वाले होते हैं, या श्रवण यंत्र पर्याप्त नहीं होते हैं। अपरिवर्तनीय तंत्रिका श्रवण हानि के साथ कुछ सुनवाई को बहाल करने की एक तकनीक में एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग किया जाता है, जिसे कॉक्लिव इम्प्लांट कहा जाता है। यह उपकरण कान के पीछे एक माइक्रोफोन वम से सिग्नल को बेल्ट पर या जेब में रखे ध्वनि प्रोसेसर को भेजता है, जो फिर उन संकेतों को विद्युत उत्तेजनाओं में परिवर्तित करता है, जिन्हें सीधे कोक्लिया में प्रत्यारोपित इलेक्ट्रोड की एक श्रृंखला में भेजा जाता है, जिससे ट्रांसडक्शन की अनुमति मिलती है। श्रवण तंत्रिका को स्थापित करना और उत्तेजित करना। मस्तिष्क तब इलेक्ट्रोड जानकारी को ध्वनि के रूप में संसाधित करता है। आलोचनात्मक ढंग से सोचना। जिस व्यक्ति की सुनने की क्षमता पूरी तरह से खराब हो गई हो, वह सुनने में सक्षम होने पर किस रात प्रतिक्रिया करता है? क्यूज में उत्तर पर चर्चा करें। अभ्यास प्रश्नोत्तरी। फॉक्स सबसे अच्छा उत्तर। 1. कान का वह भाग जो एन हो सकता है उसे दबी कहते हैं। बी. खिड़की के ऊपर। ई. सर्टिफिकेट कोचियों का अंग। 2. अंडाकार खिड़की कान के किस भाग में पाई जाती है? बीच का कान। ई. भीतरी कान। डी. अंडाकार विंड को रचनात्मक नहीं है। की 3. विशन थ्योरी कार्लमोल अजगर के समर्थन के लिए पर्याप्त रूप से जिम्मेदार है। सी. इनले। डी. अनुकूली। रासायनिक संवेदना। इसका स्वाद अच्छा है और गंध और भी अच्छी है। स्वाद की भावना, भोजन में स्वाद, कपड़ों या दोस्तों में स्वाद नहीं, और गंध की भावना बहुत निकट से संबंधित हैं। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि जब आपकी नाक पूरी तरह से बंद हो जाती है, तो आपकी स्वाद की अनुभूति भी प्रभावित होती है? ऐसा इसलिए है क्योंकि स्वाद की अनुभूति वास्तव में स्वाद और गंध का एक संयोजन है। नाक से इनपुट के बिना, मुंह में वास्तव में केवल 4 या संभवतः 5 प्रकार की स्वाद संवेदनाएं होती हैं। गुस्टेशन। हम दुनिया का स्वाद कैसे चखते हैं? 3.10 बताएं कि स्वाद की भावना कैसे काम करती है। हमारी भोजन संबंधी प्राथमिकताएं या नापसंदगी जीवन में बहुत पहले ही बननी शुरू हो जाती हैं। बहुत पहले। स्वाद है हमारी आरंभिक विकसित इंद्रियों में से। शोध से पता चलता है कि विकासशील बच्चे मां द्वारा ग्रहण किए गए या पचाए जाने वाले विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आते हैं, और ये एमनियोटिक बिल्ट को स्वाद प्रदान करते हैं, जिसे बच्चा भी निगलता है। जन्म देने के बाद जीवन की शुरुआत में अलग अलग स्वादों के संपर्क के साथ साथ, ये अनुभव भोजन की पसंद और पोषण की स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए मैं आने वाले लंबे समय तक दूसरों की तुलना में कुछ खाद्य पदार्थों को चुनता हूँ। मेनिला और ट्रेबुल्सी, 2012। स्वाद कलिकाएं स्वाद थॉट स्वाद रिसेप्टर कोशिकाओं का सामान्य नाम है, मुंह में पाए जाने वाले विशेष प्रकार के न्यूरॉन्स जो स्वाद या स्वाद की अनुभूति के लिए जिम्मेदार होते हैं। गीली स्वाद कलिकाएं जीभ पर स्थित होती हैं, लेकिन कुछ मुंह की छत पर,
जीभ के नीचे, गालों पर और गले में भी होती हैं। लोग कितने संवेदनशील हैं। तुम्हें कितना याद है? 4. उसके लेट मिडल ईट में बोरिन को मामूली क्षति हुई है। क्या उपचार, यदि कोई मोंट उसकी नींद को बहाल करने में मदद करता है? बी. इम्प्लांट की जांच करने के लिए। सी. बोटस हियरिंग विज्ञापन और एक कोचिनार इम्प्लांट की जरूरत खत्म हो जाएगी। इस तरह की क्षति आंशिक है और इसकी भरपाई नहीं की जा सकती। 5. जिसे पोएचोलोगिका छवियों के कारण स्थायी श्रवण का सबसे सामान्य प्रकार माना जाता है। बी. प्रवाहकीय हींग आवृत्ति लाल श्रवण हानि। डी. सेंसोनिक्सुअल हेंगलो। स्वाद की अनुभूति। स्वाद। अध्याय 3। विभिन्न स्वाद इस बात पर निर्भर करते हैं कि उनके पास कितनी स्वाद कलिकाएं हैं। कुछ लोगों के पास केवल 500 के आसपास होती हैं, जबकि अन्य के पास ये संख्या 20 गुना होती है। बाद वाले को सुपर टेस्टर कहा जाता है और उन्हें कम स्वाद वाले लोगों की तुलना में अपने भोजन में बहुत कम मसाले की आवश्यकता होती है। बाटोशुक 1993। तो स्वाद कलिकाएं वे छोटे उभार हैं जिन्हें मैं अपनी जीभ को करीब से देखने पर देख सकता हूँ। नहीं, उन ढक्कों को पपीली कहा जाता है और स्वाद कलिकाएं इनकी दीवारों पर रेखा बनाती हैं। पेपला प्रत्येक स्वाद कलिका में लगभग 20 रिसेप्टर्स होते हैं जो सिनेप्स पर न्यूरॉन्स प्राप्त करने वाले रिसेप्टर साइटों के समान होते हैं। वास्तव में स्वाद कलिकाओं पर रिसेप्टर बिल्कुल न्यूरॉन्स पर रिसेप्टर साइटों की तरह काम करते हैं। वे विभिन्न पदार्थों के अणुओं को प्राप्त करते हैं जो ताले में चाबी की तरह रिसेप्टर में फिट होते हैं। स्वाद को अक्सर रासायनिक इंद्रिय कहा जाता है क्योंकि यह उन खाद्य पदार्थों के अणुओं के साथ काम करता है जिन्हें लोग खाते हैं। उसी तरह तंत्रिका रिसेप्टर्स न्यूरोट्रांसमीटर के साथ काम करते हैं। जब अणु लार में घुले हुए रिसेप्टर्स में फिट होते हैं तो मस्तिष्क को एक संकेत भेजा जाता है जो तब स्वाद संवेदना की व्याख्या करता है। जब मैं अपनी जीभ जलाता हूँ तो स्वाद कलिकाओं का क्या होता है? क्या वे स्वयं की मरम्मत करते हैं? मैं जानता हूँ कि जब मेरी जीभ जल जाती है तो कुछ देर तक मैं ज्यादा स्वाद नहीं ले पाता, लेकिन स्वाद वापस आ जाता है। सामान्य तौर पर स्वाद रिसेप्टर्स को इतनी कसरत मिलती है कि उन्हें हर 10 से 14 दिनों में बदलना पड़ता है। मैक्लॉगलिन और मार्गोल्स्की 1994। और जब जीभ जल जाती है तो क्षतिग्रस्त कोशिकाएं काम नहीं करती। जैसे जैसे समय बीतता है वे कोशिकाएं प्रतिस्थापित हो जाती हैं और स्वाद की अनुभूति वापस आ जाती है। 5 बुनियादी स्वाद 1916 में हंस हेनिंग नामक एक जर्मन मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि 4 प्राथमिक स्वाद हैं: मीठा, खट्टा, नमकीन और कड़वा। लिंडमैन 1996 ने इस विचार का समर्थन किया कि 5वें प्रकार का स्वाद रिसेप्टर है जो चिकन सूप, टूना, केल्प, पनीर और सोया उत्पादों जैसे खाद्य पदार्थों से जुड़े सुखद शोरबा स्वाद का पता लगाता है। लिंडमैन ने प्रस्तावित किया कि यह 5वां स्वाद होना चाहिए। उमामी कहा जाता है। यह एक जापानी शब्द है जिसे पहली बार 1908 में टोक्यो इंपीरियल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर किकुने इकेडा ने स्वाद का वर्णन करने के लिए गढ़ा था। डॉक्टर इकेडा समुद्री घास में उस पदार्थ को अलग करने में सफल रहे थे जिसने उमामी ग्लूटामेट की अनुभूति पैदा की थी। बेयर्थर एट अल. 2007। ग्लूटामेट न केवल पहले सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों में मौजूद है,
बल्कि मानव स्तन के दूध में भी मौजूद है और यही कारण है कि एमएसजी मोनोसोडियम ग्लूटामेट खाद्य पदार्थों में एक सुखद स्वाद जोड़ता है। हालांकि नहीं। फिर भी व्यापक रूप से स्वीकृत, शोधकर्ताओं ने हाल ही में सुझाव दिया है कि एक और बुनियादी बात हो सकती है। स्वाद। इस संभावित छठे स्वाद का प्रस्तावित नाम क्लियोक्स्टिस है, जो फैटी एसिड का स्वाद है। चित्र 3.8 गस्टेटरी कॉर्टेक्स गस्टालोरी कॉटन एंटीरियर नॉल्स और टोटा ओपर्कुलम में पाया जाता है। इनोजुएस बहुत से अत्यधिक आईएनजी कर्टियुक्स द्वारा सहकर कोविमार्ट का एक क्षेत्र है, और प्रत्येक फॉइड एक मानव मस्तिष्क के कोरोनल अनुभाग में एक ओपेरकुलम है जो स्वाद धड़कन के ऊपर होता है, जो मुझे क्षेत्रों में रंग प्रकाश एमडी में पाया जाता है। हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन में रनिंग एट अल. 2015। हालांकि शोधकर्ताओं का मानना था कि कुछ स्वाद जीभ पर कुछ स्थानों पर स्थित होते हैं, अब ये ज्ञात है कि सभी स्वाद संवेदनाएं पूरी जीभ पर संसाधित होती हैं। वाटोशुक 1993। स्वाद की जानकारी मौला के अग्रभाग और फ्रंटल ओपर्कुलम में पाए जाने वाले स्वादयुक्त कॉर्टेक्स को भेजी जाती है। चित्र 3.8 देखें। ये स्वाद की सचेत धारणा में शामिल हैं, जबकि खाद्य पदार्थों की बनावट या मुंह की सतह को पार्श्विका लोब के सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स में संसाधित किया जाता है। प्रिचर्ड 2012। 5 स्वाद संवेदनाएं एक साथ काम करती हैं, साथ में गंध की अनुभूति और बनावट का तापमान और खाद्य पदार्थों की गर्मी हजारों स्वाद संवेदनाएं पैदा करती हैं, जो हमारी संस्कृति, व्यक्तिगत अपेक्षाओं और पिछले प्रमुख अनुभवों से भी प्रमाणित होती हैं। उदाहरण के लिए, उबली हुई मूंगफली भागों में एक असामान्य नाश्ता नहीं है दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका में, लेकिन नर्म और गूदेदार, थोड़ा सा खट्टा मूंगफली पुटिम का विचार देश के अन्य हिस्सों में आकर्षक है। कॉर्टिकल स्वाद क्षेत्र भी बीआईसी प्रणाली को पार करने के लिए प्रोजेक्ट करते हैं, जो ये समझाने में मदद करता है कि स्वाद का उपयोग सकारात्मक और नकारात्मक दोनों न्यूनतम बल के लिए क्यों किया जा सकता है। प्रिचर्ड 2012।
किसका? कोई तो नहीं लगा ले। कोई तो नहीं लगा। लो प्लांट है। हाँ 10 रुपये में टंका हमारा टंका दूसरा तो पता नहीं मतलब बोल के दे दिया चार्ज कर दिएगा चला लो इसके तो खड़ाओ बाहर मशीन। मशीन खड़ा बाहर।